हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। सब्जेक्ट है हमारा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स और टॉपिक है हमारा जेड ट्रांसफॉर्म। जेड ट्रांसफॉर्म में अभी तक हमने डेफिनेशन देख ली है, डीटीएफटी के साथ उनका रिलेशन देख लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को जस्ट डिफाइन किया था, तो आज हम उसके आगे अभी देखेंगे। जैसे हमने अभी तक जो देखा कि अगर हमारे पास दो सिग्नल्स थे, x1 ऑफ n हमारा एक सिग्नल था जिसकी वैल्यू a टू द पावर n u ऑफ n। इस सिग्नल के लिए हमने ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया, वैल्यू 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स, ठीक है। और ROC मॉड ऑफ z ग्रेटर देन a। हमने दूसरा एक सिग्नल लिया x2 ऑफ n, वैल्यू थी माइनस ऑफ a टू द पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1। ट्रांसफॉर्म की वैल्यू सेम आई थी 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स, और इसके लिए हमने ROC डिफाइन किया मॉड ऑफ z लेस देन a, ठीक है। अच्छा, जैसे आप इसके लिए इस सिग्नल के लिए a टू द पावर n un, इसके लिए आपने DTFT भी देखा था कि अगर हम DTFT देखा था हमने ऑफ a टू द पावर n un, अगर आपको याद हो ये DTFT की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/1 माइनस a e टू द पावर माइनस j ओमेगा। तो अगर आप z ट्रांसफॉर्म में z की जगह पर r e टू द पावर j ओमेगा जो z की वैल्यू होती है, अगर आप r की वैल्यू को 1 पुट कर दें, मतलब ये जो z है हमारा जिसकी वैल्यू एक्चुअली r e टू द पावर j ओमेगा होनी चाहिए, लेकिन अगर हम r को 1 पुट कर दें तो r की जगह पर 1 लेने पर z की वैल्यू क्या आएगी, e टू द पावर j ओमेगा। तो अगर आप इसी की वैल्यू -1, ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म है, अगर आप इसमें z की जगह पर e टू द पावर j ओमेगा पुट कर दें तो आप देखेंगे कि आपको यही ट्रांसफॉर्म मिलेगा 1/1 माइनस a e टू द पावर माइनस j ओमेगा। तो इसलिए हमने जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा z ट्रांसफॉर्म में, उसमें हमने इसकी बात भी की थी कि अगर DTFT हम इवेल्युएट किया हमने और z ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट किया है, तो अगर z की जगह पर हम e टू द पावर j ओमेगा पुट कर देंगे तो हमें DTFT मिलेगा। दूसरी चीज, अब जैसे DTFT हमने इवेल्युएट किया इस सिग्नल का, हमने यहाँ पर कंस्ट्रेंट रखा था कि मॉड ऑफ a, ये जो a की वैल्यू होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, 1 के छोटी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर मॉड ऑफ z ग्रेटर देन a आपने लिखा है, अगर हम इस सिग्नल को एब्सोल्युटली, हमने देखा था कि अगर हमारा सिग्नल अगर हमें क्या चाहिए, सिग्नल स्टेबल अगर है तो कैसे हमने देखा था, कैसे जज करेंगे हम, अगर ROC में यूनिट सर्कल आता है, जैसे आपने मॉड ऑफ z ग्रेटर देन a अगर कोई ROC आपने डिफाइन की है, अगर सपोज हम कह रहे हैं कि ये हमारा कोई सर्कल है रेडियस a का और इसके बाहर का पूरा रीजन अगर हमने ROC में ले रखा है, और अगर हम चाहते हैं कि इस सिग्नल के लिए DTFT इवेल्युएट किया जा सके, ये इमेजिनरी ऑफ z है, ये रियल ऑफ z है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इस सिग्नल का हम DTFT इवेल्युएट कर सकें तो क्या होना चाहिए, जो इसकी ROC है वो यूनिट सर्कल को इंक्लूड करनी चाहिए। मतलब यूनिट सर्कल कहाँ होना चाहिए, इस ROC में कहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं हम, अगर ये यूनिट सर्कल है, अगर ये यूनिट सर्कल है रेडियस r इज इक्वल्स टू 1, तो हमें क्या दिख रहा है, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी हम इसका DTFT कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसलिए जब आप DTFT कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ ये कंडीशन होती है कि a की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, मॉड ऑफ a मस्ट बी लेस देन 1। लेकिन Z ट्रांसफॉर्म के केस में ऐसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि वहां पर हम सिंपली हम वहां कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मॉड ऑफ Z मस्ट बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ A, ठीक है। चलिए, तो जैसे अगर इसी इक्वेशन में सपोज अगर हमने इस इक्वेशन में ही x ऑफ n अगर हमने ऐसा सिग्नल ले लिया दैट इज u ऑफ n ओनली, मतलब अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू को 1 पुट कर दें तो हमारा यही सिग्नल क्या बन जाएगा, x ऑफ n इज इक्वल्स टू un। अगर हमने a की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो un का ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ भी ट्रांसफॉर्म में a की जगह 1 पुट कर दीजिए, दैट इज 1/1 माइनस z इनवर्स, और ROC क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ z दैट इज ग्रेटर देन a की जगह पर अब क्या आ जाएगी वैल्यू 1। तो ये भी ट्रांसफॉर्म आपको देखिए, 3 ट्रांसफॉर्म्स तो बिल्कुल आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म्स आपको याद रखने हैं, x1 ऑफ n a टू द पावर n un, इसका ट्रांसफॉर्म 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स। इसी में अगर a की वैल्यू को 1 पुट कर दें तो अलग से याद रखना नहीं है आपको, 1 माइनस जेड इनवर्स। ऐसे ही DTFT आप देखते हैं un का, तो वो
इसी के टर्म्स में आपकी वैल्यू आती है e टू द पावर माइनस जे ओमेगा, ठीक है। और a टू द पावर माइनस ऑफ a टू द पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1 इसका ट्रांसफॉर्म सेम, लेकिन ROC mod ऑफ z लेस देन a। हमने देखा था कि ये ROC किस फॉर्म की होगी, अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। अच्छा, इसके साथ जैसे आप कुछ और सिग्नल्स के लिए देख ही ले, जैसे सपोज अगर हमने ले लिया इफ x ऑफ n इज del n, इम्पल्स फंक्शन के लिए अगर हमें देखना है z ट्रांसफॉर्म, अभी तक आपने इम्पल्स फंक्शन के लिए फुरियर ट्रांसफॉर्म देखा वैल्यू 1, लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखा वैल्यू 1, DTFT देखा वैल्यू 1, यहाँ भी जो वैल्यू आएगी सेम आएगी। आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक स्टेप में, x ऑफ z इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, x ऑफ n की जगह हमने लिखा डेल ऑफ n इंटू हमें साथ में लिखना होता है z टू द पावर माइनस n। अब आप जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स फंक्शन से समेशन n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, किसी सिग्नल x ऑफ n को अगर हम डेल n के साथ प्रोडक्ट करके समेशन लेते हैं तो इस पूरे समेशन का रिजल्ट क्या आता है, इस सिग्नल x ऑफ n की वैल्यू कहाँ पर, जहाँ ये इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज एट n इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही यहाँ पर x ऑफ n की जगह हमारा फंक्शन कौन सा है, z टू द पावर माइनस n, तो इस पूरे समेशन का रिजल्ट क्या आ जाएगा, देयरफॉर x ऑफ z इज इक्वल्स टू z टू द पावर माइनस n एट n इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर ये इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो z टू द पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 1। मतलब फिर से इम्पल्स फंक्शन का जो ट्रांसफॉर्म है x ऑफ z वो क्या आ गया, 1 आ गया। अगर हम शिफ्टेड इम्पल्स की बात करें, सपोज हमारे पास x ऑफ n होता दैट इज डेल ऑफ n माइनस 1, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम ROC की अगर बात करें कि हम z ट्रांसफॉर्म कहाँ से कहाँ तक के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अब हमें दिख रहा है कि जो ट्रांसफॉर्म है वो कांस्टेंट है, वो z से इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर आप इसके लिए ROC लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, एंटायर z प्लेन। यहाँ पर z के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है क्योंकि जो हमारा ट्रांसफॉर्म है वो z से इंडिपेंडेंट है। तो आप z की किसी भी वैल्यू के लिए डेल n सिग्नल का ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर हमने सिग्नल शिफ्टेड इम्पल्स ले लिया डेल ऑफ n माइनस 1, जो कहाँ एग्जिस्ट करता है, एट n इज इक्वल्स टू प्लस 1 पर। अगर हम इस सिग्नल को देखें तो ये सिग्नल हमारा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, n इज इक्वल्स टू 1 पर विथ रिस्पेक्ट टू n। ये हमारा सिग्नल है डेल ऑफ n माइनस 1 जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। इस सिग्नल के लिए अगर हमें ट्रांसफॉर्म देखना है तो x ऑफ z की वैल्यू क्या होगी, समेशन n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सिग्नल x ऑफ n की जगह हमने लिखा डेल ऑफ n माइनस 1 इंटू जेड टू द पावर माइनस n। फिर से इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। यहाँ पर अगर हम n माइनस एन नॉट के लिए अगर जनरल प्रॉपर्टी देखते हैं तो ये एट n इज इक्वल्स टू क्या पुट करते हैं हम, जहाँ ये इम्पल्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हमारा ये इम्पल्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, एट n इज इक्वल्स टू 1। तो इस पूरे समेशन का जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगी वैल्यू, इस फंक्शन z ऑफ माइनस n की वैल्यू एट n इज इक्वल्स टू 1। अगर आपने n इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया तो अब हमारे पास ट्रांसफॉर्म x ऑफ z की वैल्यू क्या मिली, z टू द पावर माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन z। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म तो हमारा 1 अपॉन z आ गया, या आप उसको z इनवर्स कह सकते हैं। ट्रांसफॉर्म की ROC क्या होगी, ये ट्रांसफॉर्म कहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा, z की कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने z इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया तो ये ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसलिए आप ROC क्या लिखेंगे, ROC एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल्स टू 0। z की सारी वैल्यूज के लिए हम ये ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट कर सकते हैं एक्सेप्ट z इज इक्वल्स टू 0। ऐसे ही अगर हमारे पास x ऑफ n होता दैट इज डेल ऑफ n प्लस 1, जो n इज इक्वल्स टू माइनस 1 पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्म अगर हम लेते x ऑफ z देन इट विल बी n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ n प्लस 1 z टू द पावर माइनस n। अब इस पूरे समेशन का रिजल्ट क्या होता, इस z ऑफ माइनस n की वैल्यू कहाँ पर, जहाँ ये इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है और ये इम्पल्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, n इज इक्वल्स टू माइनस 1 पर। तो ये वैल्यू क्या आ जाती, z टू द पावर माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू z। तो अब ट्रांसफॉर्म की वैल्यू z है
अब हम ये ट्रांसफॉर्म में क्या पुट नहीं कर सकते z की वैल्यू, इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते। यहाँ 1/z था तो 0 पर ये ट्रांसफॉर्म इनफाइनाइट हो रहा था, z इक्वल्स टू 0 पर। अब यहाँ ट्रांसफॉर्म x ऑफ z की वैल्यू डायरेक्टली z है, देयरफॉर ये ट्रांसफॉर्म कहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा, z इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर। तो इसकी ROC जो होगी दैट विल बी एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर हम एक x ऑफ n ऐसा ले रहे हैं जिसमें हमारे पास ये दोनों ही इम्पल्सेस हैं, डेल ऑफ n प्लस 1 प्लस डेल ऑफ n माइनस 1, तो आप चाहे बारी बारी से करें या लिनियरिटी प्रॉपर्टी समझ लें, तो इस पूरे का जो ट्रांसफॉर्म आएगा x ऑफ z वो इसका ट्रांसफॉर्म दैट इज z और प्लस इसका ट्रांसफॉर्म दैट इज z इनवर्स और 1/z, तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो आपको क्या मिलेगी, दैट इज इक्वल्स टू z स्क्वायर प्लस 1/z। अब इस ट्रांसफॉर्म में हम क्या वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, अगर अब हम x ऑफ z देखें तो इस x ऑफ z की वैल्यू ये हमारा ट्रांसफॉर्म है, यहाँ आपको डिनोमिनेटर में z दिख रहा है, मतलब ये ट्रांसफॉर्म z इक्वल्स टू 0 पर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हम z इक्वल्स टू 0 पुट नहीं कर सकते। न्यूमरेटर में z का ज़्यादा पावर दिख रहा है आपको, मतलब अगर आप z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करना चाहेंगे तो वो भी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर भी ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसकी ROC क्या होगी, एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल्स टू 0 एंड इन्फिनिटी, मतलब इसमें 0 भी पुट नहीं कर सकते और इन्फिनिटी भी पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास ये इतने ही ट्रांसफॉर्म आपको अभी तक हमने लिए हैं, a टू द पावर n un राइट साइडेड सीक्वेंस। आपने ये भी देखा कि राइट साइडेड सीक्वेंस की ROC एक पर्टिकुलर सर्कल के बाहर का पूरा रीजन होगी, लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस ट्रांसफॉर्म सेम लेकिन ROC एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर का पूरा रीजन होगी। और un अगर है, इसी में आपने अगर a की जगह 1 पुट कर दिया तो u ऑफ n का ट्रांसफॉर्म मिला, a की जगह 1 आ गया। ठीक है, डेल n का ट्रांसफॉर्म 1, शिफ्टेड इम्पल्स जो भी हैं उनके लिए ट्रांसफॉर्म देखा, ROC देख ली। ठीक है, तो अब हम ROC को डिफाइन कर रहे हैं और ROC की प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज व्हाट, क्या है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस द रेंज ऑफ z, या फिर हम कहें रेंज ऑफ मॉड ऑफ z, हम ऐसे लिख सकते हैं अगर हमने डिफाइन किया रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, इट इज द रेंज ऑफ मॉड ऑफ z, या इसी को आपने लिखा r, फॉर विच z ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल x ऑफ n और इक्विवेलेंटली DTFT of signal x of n into r to the power minus n converges. Converges means it's finite. ठीक है, तो रेंज ऑफ मॉड ऑफ z या r, मैग्नीट्यूड ऑफ z की वो वैल्यूज जिनके लिए या तो हम कहें कि सिग्नल x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म हम इवेल्युएट कर सकते हैं, फाइनाइट होगा, या फिर हम कहें कि हम DTFT ऑफ सिग्नल x ऑफ n इंटू r टू द पावर माइनस n इवेल्युएट कर सकते हैं, वो फाइनाइट होगा। उन सारी वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, वो क्या हमारी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हैं फॉर द ट्रांसफॉर्म x ऑफ z। ठीक है, तो अब हमें देखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ ROC, प्रॉपर्टीज ऑफ ROC। अगर आपको याद हो हमने लैप्लास जब किया था तो वहां हमने 8 प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी ROC की, बिल्कुल ऐसे ही सेम प्रॉपर्टीज हम यहाँ डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, जैसे आप लैप्लास में प्रॉपर्टी डिफाइन करते थे ROC कैसी होगी, हम वहाँ लिखते थे कि ROC क्योंकि सिर्फ सिग्मा पर वैल्यू पर डिपेंड करती है, सिर्फ रियल एक्सिस पर, इसलिए वहाँ हम लिखते थे कि जो ROC होगी वो एक स्ट्रिप के शेप की होगी, वो एक लाइन के शेप की होगी, जो लाइन क्या होगी इस j ओमेगा एक्सिस के पैरेलल होगी, और हम कहेंगे कि ROC या तो इस लाइन के राइट हैंड साइड का रीजन होगा या फिर इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड का रीजन होगा। अभी हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि अब हमारा जो Z ट्रांसफॉर्म है उसमें हमने इस j ओमेगा एक्सिस को फोल्ड करके यूनिट सर्कल बना दिया। ठीक है, और हमारी जो भी ROCs होंगी, अब हमारे पास जो ROC होगी अब वो किस शेप की होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ROC विल बी अ सर्कल
या आप रिंग कह सकते हैं, ROC will be in the shape of a ring which will be shape of a ring centered about the origin in the Z plane. ROC की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ROC की शेप की होगी, एक सर्कल के शेप की होगी, एक रिंग के शेप की होगी, जो कहां पर सेंटर्ड होगी? Z प्लेन में ओरिजिन पर सेंटर्ड होगी। मतलब हमेशा हम जो ROC डिफाइन करेंगे वो ओरिजिन को सेंटर लेते हुए और एक रेडियस r लेते हुए हम एक रेडियस r का एक सर्कल के फॉर्म में हम ROC डिफाइन करेंगे, या फिर हम एक रिंग के शेप की ROC डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा उसका सेंटर कहाँ होगा? ओरिजिन पर होगा। किसके ओरिजिन पर? ये जो Z प्लेन है जिसमें आपने ये इमेजिनरी ऑफ Z और ये रियल ऑफ Z एक्सिस ली है, हमेशा इसके ओरिजिन पर ही उस सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब ही क्या बोल रहे हैं? जहां पर ट्रांसफॉर्म फाइनाइट हो। और हम ये भी जानते हैं कि जो भी सिस्टम के पोल्स होते हैं, जो भी हमारे, अगर हमारा जो ट्रांसफॉर्म है अगर वो रैशनल है, अगर रैशनल है तो उसको हम पोल जीरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तो वहां पर जो रैशनल फंक्शंस होते हैं वो पोल पर एनालिटिक नहीं रह जाते। मतलब पोल्स जो होती हैं वो उन फंक्शंस के लिए सिंगुलैरिटीज होती हैं। तो पोल पर अगर फंक्शन इनफाइनाइट हो जा रहा है, मतलब आप जहां पोल है वहां पर ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएट नहीं कर सकते। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी कि ROC डू नॉट कंटेन एनी पोल। ROC में कभी भी कोई पोल नहीं आना चाहिए, क्योंकि पोल पर जो ट्रांसफॉर्म है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट आ जाएगी। पोल्स और जीरोस के कॉन्सेप्ट, और सेम ये पॉइंट आपको लैप्लास के लेक्चर में भी मिला था कि ROC में कभी भी कोई भी पोल नहीं आना चाहिए। कोई नया स्टेटमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम थर्ड पॉइंट। जैसे वहां हम लिखते थे कि अगर कोई हमारा सिग्नल राइट साइडेड सिग्नल है तो उसकी ROC एक पर्टिकुलर लाइन के राइट हैंड साइड का रीजन होगी। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर आप लिखते हैं कि x of n is a right sided sequence, then ROC, वहां पर हमने क्या स्टेटमेंट लिखा था कि अगर हमारा जो सिग्नल है अगर वो राइट साइडेड सिग्नल है और उसकी ROC में कभी भी कोई पोल नहीं आ सकता, तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास किसी सिस्टम में 3 पोल्स हैं, सपोज ये 1, 2 और 3, ये 3 पोल्स हैं, अगर सिग्नल राइट साइडेड है तो हमें इतना पता है कि जो ROC होगी वो एक किसी पर्टिकुलर लाइन के राइट हैंड साइड का पूरा एरिया होगी, और उस एरिया में कोई भी पोल नहीं आना चाहिए। इसलिए आपने क्या लिखा था कि जो राइट मोस्ट पोल होगा उस राइट मोस्ट पोल के राइट हैंड साइड का पूरा रीजन ये हमारी ROC होगी। आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की ROC में लिखा था। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने लिखा है, अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की कि अगर कोई सीक्वेंस राइट साइडेड सीक्वेंस है तो उसकी ROC एक पर्टिकुलर सर्कल के बाहर का पूरा एरिया होगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर सर्कल के बाहर का पूरा एरिया होगी और उसमें कोई भी पोल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ROC में कोई भी पोल नहीं हो सकता। तो हम यहाँ क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं? इफ x of n is a right sided sequence, then ROC of its Z transform x of z will be outside the outermost pole। देखिए यहां लैप्लास में क्या स्टेटमेंट देते थे हम? राइट टू द राइट मोस्ट पोल। अब यहां पर क्या स्टेटमेंट, उसी को हमने क्या लिखा है? आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल। मतलब जैसे यहां अगर 3 पोल्स थे तो जो सबसे राइट मोस्ट पोल था उस पर आपने लाइन ड्रॉ करके उसके राइट हैंड साइड का पूरा रीजन ROC ले लिया। अब यहां आपको क्या करना है? सपोज आपके पास अगर हमारे सिस्टम में ये 3 पोल्स हैं, जिसमें सपोज एक पोल है -1 पर, एक पोल है +1 पर। आउटर मोस्ट पोल कौन सा है? आउटर मोस्ट पोल जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस जिसका मैक्सिमम हो, जो फारदेस्ट आपका लोकेटेड पोल है फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज व्हाट 2। तो आपको क्या करना है? अब यहाँ पर इस 2 को सेंटर, इस 2 को रेडियस लेकर आप यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कीजिए इस 2 पर, और इस 2 के सर्कल के जो आउटर मोस्ट पोल के जो बाहर का पूरा रीजन होगा, ये पूरा रीजन अब आपके लिए क्या है? इस राइट साइडेड सीक्वेंस वाले सिग्नल के ट्रांसफॉर्म की ROC है। मतलब ये हमारी फिर से
ये इमेजिनरी ऑफ z एक्सिस है और ये रियल ऑफ z एक्सिस है, ठीक है। तो x ऑफ n के लिए जो, अगर x ऑफ n हमारा राइट साइडेड सीक्वेंस है तो हमें पता है उसकी आरओसी एक पर्टिकुलर सर्कल के बाहर का एरिया होनी है। तो हम वो सर्कल कहाँ ड्रॉ करें जिससे कि उस आरओसी में कोई भी पोल नहीं आए? तो हम जो सबसे बाहर का पोल है उस बाहर वाले पोल को रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ करेंगे और उस सर्कल के बाहर का जो पूरा रीजन होगा वो उस राइट साइडेड सिग्नल के ट्रांसफॉर्म की आरओसी होगी। xn की आरओसी ऑफ x ऑफ z विल बी आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल। ये स्टेटमेंट याद रखना है, जैसे लैप्लास में राइट टू द राइट मोस्ट पोल, यहाँ पर आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल। कोई नई चीज नहीं फिर भी ये आपके लिए। नेक्स्ट, अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखें, इसी में अगर हम लेफ्ट साइडेड की बात करें, इफ x ऑफ n is a left-sided sequence, then ROC of its Z transform x of z will be the region in Z plane। अब यहां पर क्या लिखेंगे? Inside the innermost pole, the innermost pole। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है, अभी आपने देखा था। अगर कोई सिग्नल हमारा लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस अगर है हमारा कोई सीक्वेंस, तो उसके लिए जो आरओसी होगी वो एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर का पूरा रीजन होगी और उस अंदर के रीजन में कोई भी पोल नहीं आना चाहिए। तो इसलिए वो सर्कल कैसा रेडियस लेकर ड्रॉ करेंगे? अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें 3 पोल्स हैं, सपोज हमारे पास अब जो 3 पोल्स हैं, अगर एक पोल -3 पर है, एक पोल -2 पर है और एक पोल +1 पर है, ठीक है। तो अब ओरिजिन के सबसे पास वाला पोल कौन सा है जिसको हम रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ करें? 1। तो अब आप किसको रेडियस लेकर ड्रॉ करेंगे सर्कल? इस 1 को रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ करेंगे और इस 1 के अंदर का जो पूरा रीजन होगा ये पूरा रीजन हमारे किस में आएगा? आरओसी में आएगा। ये आपकी रियल एक्सिस है, रियल ऑफ z, और ये इमेजिनरी ऑफ z। तो अगर हमारा लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है तो उसके ट्रांसफॉर्म की आरओसी एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर का पूरा रीजन होना चाहिए और उस सर्कल के अंदर कोई पोल नहीं आना चाहिए। इसलिए हम क्या आरओसी कैसे लेंगे? हम इनसाइड द इनर मोस्ट पोल, जो सबसे ओरिजिन के पास का पोल है उसको रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर का पूरा रीजन वो हमारी आरओसी में आएगा। अब यहाँ पर हम 2 स्टेटमेंट्स ऐड करेंगे इन दोनों में। अभी तक तो हमने जो ये ऐड लिखा है स्टेटमेंट्स, ये बिल्कुल लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जैसा है। अब लेकिन आप इन दोनों में एक स्टेटमेंट ऐड कर लीजिए। स्टेटमेंट क्या ऐड करेंगे? हम ये कह रहे हैं, जैसे इस केस की अगर हम बात करें लेफ्ट साइडेड के केस की, तो हम ये कह रहे हैं कि सर्कल के पूरा अंदर का रीजन हमारी आरओसी में आएगा। अंदर के रीजन में एक पॉइंट ये z = 0 का पॉइंट भी है। तो क्या हमारी आरओसी इस z = 0 के पॉइंट को भी इंक्लूड करेगी या नहीं करेगी? तो इसमें आप लिखेंगे इफ x ऑफ n इज एंटी कॉजल, दैट इज एंटी कॉजल सिग्नल्स के लिए आप जानते हैं कि एंटी कॉजल सिग्नल्स क्या होते हैं? जो सिर्फ n की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जिनकी वैल्यू n > 0 पर क्या हो? 0 हो। तो एंटी कॉजल, इफ x ऑफ n इज एंटी कॉजल, दैट इज इफ x ऑफ n इज 0 फॉर n greater than 0, n greater than 0 पर अगर हमारा सिग्नल 0 है मतलब वो सिग्नल कैसा है? एंटी कॉजल है। तो उसके ट्रांसफॉर्म की जो आरओसी होगी, देन आरओसी ऑफ इट्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म x ऑफ z will include z = 0 पॉइंट। उस कंडीशन में हमने कहा कि इस सर्कल के अंदर का पूरा रीजन होना चाहिए, पर क्या उस रीजन में z = 0 के पॉइंट को भी हम इंक्लूड करेंगे? अगर हमने जिस ट्रांसफॉर्म की आरओसी ली है, अगर वो ट्रांसफॉर्म x ऑफ n का है जो x ऑफ n एंटी कॉजल है, तभी हमारा z = 0 का पॉइंट इंक्लूड होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था x ऑफ n = del of n + 1। del of n + 1 कैसा सिग्नल है? जो n = -1 पर एग्जिस्ट करता है, मतलब ये एक एंटी कॉजल सिग्नल है जिसकी वैल्यू 0 है फॉर n greater than 0।
तो आपने देखा था इसका जो z ट्रांसफॉर्म आया था उस z ट्रांसफॉर्म की वैल्यू थी z। आपने इसकी ROC क्या लिखी थी, एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। मतलब हम इसका ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट कर सकते हैं एट z इज इक्वल्स टू 0। तो हम देख रहे हैं कि इसकी ROC में z इज इक्वल्स टू 0 का पॉइंट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अगर कोई सिग्नल लेफ्ट साइडेड है तो उसकी ROC इनसाइड द इनर मोस्ट पोल होगी। हम सबसे ओरिजिन के पास का पोल लेकर सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर का पूरा रीजन ROC होगी। लेकिन क्या उस रीजन में z इज इक्वल्स टू 0 का पॉइंट इंक्लूड होगा? यस। इफ x ऑफ n इज एंटी कॉजल देन यस, अदरवाइज नो। अगर x ऑफ n एंटी कॉजल नहीं है तो z इज इक्वल्स टू 0 का पॉइंट ROC में नहीं आएगा। ऐसे ही अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो इसी में हम एक स्टेटमेंट और ऐड करेंगे कि फर्दर मोर इफ, अब जैसे हमने कहा कि ROC हमारी आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल होगी। आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल में मतलब ROC हमारी इस z इज इक्वल्स टू 2 के बाहर का पूरा रीजन हमने कह दिया। तो क्या इस पूरे रीजन में हम इन्फिनिटी का पॉइंट भी इंक्लूड करेंगे? ये पूरा रीजन, इसमें एक जगह कहीं इन्फिनिटी का भी पॉइंट आएगा, तो क्या हमारी ROC में वो इन्फिनिटी का भी पॉइंट इंक्लूडेड होगा? तो यहां पर उसके लिए है कि इफ x ऑफ n इज कॉजल, दैट इज if x of n is 0 for n less than 0। कॉजल सिग्नल्स किनको बोलते हैं आप? जिनकी वैल्यू 0 हो फॉर n लेस देन 0। तो उस कंडीशन में देन ROC of x of z will include z is equals to infinity point also। मतलब हमने ये तो कह दिया कि ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 2 के बाहर ये पूरा रीजन ROC में हो गया, पर क्या वहां पर इन्फिनिटी z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पॉइंट इंक्लूडेड होगा? तो अगर जिस सिग्नल के लिए हमने ये ट्रांसफॉर्म लिया है या जिस सिस्टम के लिए हमने ट्रांसफॉर्म लिया है, अगर वो कॉजल होगा तो z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी का भी पॉइंट इंक्लूडेड होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हमने x ऑफ n एक सिग्नल ले लिया डेल ऑफ n माइनस 1, अभी हमने ये सिग्नल किया, इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या थी? 1 अपॉन z थी, ठीक है। ट्रांसफॉर्म की वैल्यू 1 अपॉन z थी। हमने इसकी ROC देखी थी, क्या थी? एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हम ROC में z इज इक्वल्स टू 0 पुट नहीं कर सकते, लेकिन इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई। ROC एक सर्कल के शेप की होगी, उसमें कोई पोल नहीं होगा। अगर राइट साइडेड सिग्नल है तो ROC राइट टू द राइट मोस्ट पोल होगी, मतलब ओरिजिन से सबसे दूर वाला जो पोल है उस पोल को रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ कीजिए और उस सर्कल के बाहर का जो पूरा रीजन होगा वो हमारी ROC होगी। उसमें इन्फिनिटी का पॉइंट तब इंक्लूडेड होगा जब हमारा वो सिग्नल या वो सिस्टम कॉजल हो। ऐसे ही अगर लेफ्ट साइडेड सिग्नल या सिस्टम अगर आपने लिया है तो उसके लिए ROC जो होगी वो जो इनसाइड द इनर मोस्ट पोल है, मतलब जो ओरिजिन के सबसे पास वाला पोल है उसको रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ कीजिए, उसके अंदर का पूरा रीजन ROC में आएगा। लेकिन z इज इक्वल्स टू 0 का पॉइंट तभी इंक्लूडेड होगा जब वो सिग्नल एंटी कॉजल हो, मतलब अगर उस सिग्नल की वैल्यू 0 है फॉर n ग्रेटर देन 0। तो ये 4 प्रॉपर्टीज का स्टेटमेंट आपने देखा, ये बिल्कुल लैप्लास की तरह ही एग्जैक्टली ये सेम है, बस वहां हम राइट टू द राइट मोस्ट पोल और लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट पोल वर्ड यूज करते थे, यहाँ आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल और इनसाइड द इनर मोस्ट पोल यूज कर रहे हैं। 5वां स्टेटमेंट फिर से आपको बिल्कुल सेम दिखेगा। 5th प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं कि इफ x ऑफ n इज अ डबल साइडेड सीक्वेंस, इफ x ऑफ n इज अ डबल साइडेड सीक्वेंस, मतलब x ऑफ n कैसा है? डबल साइडेड, मतलब 2 साइडेड, जिसमें कुछ राइट साइडेड सिग्नल भी है और कुछ लेफ्ट साइडेड सिग्नल भी है। देन ROC ऑफ x ऑफ z will be the ring between 2 poles but do not contain any pole। बिल्कुल ऐसा ही स्टेटमेंट आपने लिखा था लैप्लास के केस में भी, कि अगर हमारी
लैप्लास ट्रांसफॉर्म जिस सिग्नल का हम ले रहे हैं, अगर वो सिग्नल डबल साइडेड है तो उसके केस में आपने लिखा था कि जो आरओसी होगी वो दो पोल्स के बीच का रीजन होगी, लेकिन इस बीच में कोई भी पोल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही आप डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हमारा जो सिग्नल है वो अगर हमारा डबल साइडेड सिग्नल है तो उस सिग्नल के लिए जो आरओसी होगी वो किस शेप की होगी, एक रिंग के शेप की होगी। जैसे वहाँ लाइंस होती थी तो आपने दो लाइंस के बीच के स्ट्रिप को डिफाइन किया था, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आरओसी कैसी होगी, एक रिंग के शेप की होगी। जो रिंग कहाँ के बीच में बन रहा होगा, दो पोल्स के बीच में ये रिंग हमारा आ रहा होगा। ये इट इज इमेजिनरी ऑफ जेड, इट इज रियल ऑफ जेड। और आरओसी क्या होगी, अगर एक पोल यहाँ है और एक पोल यहाँ है तो इसका मतलब आरओसी जो होगी वो इन दोनों पोल्स के बीच का रीजन, ये हमारी आरओसी आएगी। और जब भी हमें इस टाइप का डबल साइडेड सिग्नल बनाना होता है तो आपने ये भी देखा था कि हमें किसको लेफ्ट साइडेड और किसको राइट साइडेड लेना है, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि सपोज हमारे पास अगर दो पोल्स हैं, अगर सपोज ये एक वैल्यू है, एक यहाँ पोल है और एक यहाँ पोल है, जैसे हमने यहाँ शो किया, तो क्या करना पड़ेगा आपको कि ये बीच का रीजन हमारी आरओसी में आए। यहाँ जो पोल है इसका जो फैक्टर है इसका इनवर्स आपको लेफ्ट साइडेड लेना पड़ेगा, और यहाँ जो पोल है उसका जो फैक्टर होगा उसका इनवर्स आपको कैसे लेना पड़ेगा, राइट साइडेड। तभी दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ पाएगा, इसके बीच का रीजन जो आरओसी डिफाइन हो रही है किससे, इस रिंग से। ठीक है, इस पर एक आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जो हमने किसके केस में किया था, डीटीएफटी के केस में भी किया था। तो अब अगर डीटीएफटी आपको इवेल्युएट करें, जैसे मान लीजिए अगर हमने ले लिया एक सिग्नल x ऑफ n, लेट x ऑफ n इज इक्वल्स टू b टू द पावर मॉड ऑफ n। ठीक है, b टू द पावर मॉड ऑफ n सीक्वेंस अगर हमारा कोई है, हमने इस सिग्नल के लिए डीटीएफटी भी इवेल्युएट किया था। ठीक है, वहां पर आपने देखा था कि डीटीएफटी हम तभी इवेल्युएट कर सकते हैं जब b की वैल्यू क्या हो, 1 से छोटी हो। ठीक है, तो आप वैसे भी देख सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि ये सिग्नल हम इसका डीटीएफटी इवेल्युएट कर सकें तो मतलब इसके बीच में जो आरओसी आ रही है उसमें यूनिट सर्कल इंक्लूड होना चाहिए, तभी आप डीटीएफटी इवेल्युएट कर पाएंगे, क्योंकि डीटीएफटी आप कहाँ इवेल्युएट करते हैं, ऑन यूनिट सर्कल। तो चलिए अब अगर हमें इसका जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो जेड ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं कि इस बी ऑफ एन सिग्नल को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे, बी टू द पावर एन यू ऑफ एन प्लस बी टू द पावर माइनस एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1। इसमें हम अब टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ये कैसे ये सिग्नल आता है ये सब हम पहले देख चुके हैं। तो अब अगर हमें इस पूरे सिग्नल के लिए ट्रांसफॉर्म चाहिए तो हम अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार इसका ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लें, एक बार इसका ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लें। सपोज इस ट्रांसफॉर्म के लिए इस सिग्नल को अगर आपने x1 ऑफ n नाम दे दिया और इस सिग्नल को अगर आप x2 ऑफ n नाम दे दें, तो टोटल x ऑफ z जो होगा इस पूरे सिग्नल का ट्रांसफॉर्म दैट विल बी x1 ऑफ z प्लस x2 ऑफ z। ठीक है, आप इस टर्म का तो ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, a टू द पावर n un का ट्रांसफॉर्म 1/1 माइनस az इनवर्स, तो इसका हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसका ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, तो x2 ऑफ n सिग्नल के लिए ट्रांसफॉर्म x2 ऑफ z, जो सिग्नल हमारा -n-1 मतलब कहाँ से कहाँ तक है, u ऑफ -n-1 कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, फ्रॉम -∞ टू -1। तो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू भी हम क्या लिखेंगे, समेशन n इज इक्वल्स टू -∞ टू -1। उस बीच में हमने अपने सिग्नल को लिखा b टू द पावर -n और साथ में हम लिखते हैं z टू द पावर -n। बाय डेफिनेशन समेशन -∞ टू +∞ xn z टू द पावर -n। u ऑफ -n-1 के अकॉर्डिंग हमने अपने लिमिट्स को सेट कर लिया, -∞ टू -n, सिग्नल की वैल्यू b टू द पावर -n z टू द पावर -n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि समेशन n इज इक्वल्स टू -∞ टू -1 b z टू द पावर -n, ऐसा लिख सकते हैं। फिर से अभी हमने जैसे लास्ट लेक्चर में एक मॉडिफिकेशन किया था, अगर आप इस ट्रांसफॉर्म को इवेल्युएट करने के लिए अगर आप पुट कर दें लेट -n इज इक्वल्स टू m, ये जो -n वैल्यू है अगर हम इसको m पुट कर दें, n की जगह हम m वेरिएबल लेकर चलना चाहते हैं, वहाँ आपने ये भी देखा था कि when n टेंड्स टू -∞ then m टेंड्स टू +∞ and when n टेंड्स टू -1 then m टेंड्स टू +1। तो ये जो समेशन है, अब हमारा ये समेशन x2 ऑफ z की वैल्यू कैसी आ जाएगी, समेशन अब हम m के लिए लिमिट्स लिख लेते हैं,
हमारी जब n की लिमिट्स थी तो माइनस इन्फिनिटी से -1 थी, अब ये m के लिए लिमिट्स प्लस इन्फिनिटी से +1, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने m इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी लिख लिया, bz का पावर -n, और -n को ही हमने क्या पुट कर दिया है, m पुट कर दिया है। फिर से इस समेशन को आप डायरेक्टली इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे, तो इसको हमने एक बार ओपन कर लिया, दैट इज bz प्लस bz स्क्वायर प्लस bz क्यूब अप टू इन्फिनिटी। फिर इसमें से हमने एक टर्म bz को कॉमन कर लिया, तो अब हमारे पास वैल्यू 1 प्लस bz स्क्वायर अप टू अगेन इन्फिनिटी। अब हम इसको लिख सकते हैं bz टाइम्स समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी bz टू द पावर m। n अगर आपने यहाँ वेरिएबल n लिखा है तो, और इस समेशन की वैल्यू हम जानते हैं 0 टू इन्फिनिटी a टू द पावर n इज 1/1 माइनस a। तो अब ये वैल्यू आपको फाइनली मिल गई bz अपॉन 1 माइनस bz। ठीक है, अब अगर हम इसकी ROC देखना चाहते हैं तो फिर से आप यहीं से डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये जो समेशन का हम रिजल्ट ऐसा लिखते हैं 1/1 माइनस a, उसके लिए ज़रूरी है कि जो a होना चाहिए, इस a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड 1 से कम होना चाहिए। तो b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ z मस्ट बी लेस देन 1। यहाँ से आप अगर लिखना चाहें इसकी ROC, या तो आप इसको ओपन कर लीजिए, ये ठीक है, ट्रांसफॉर्म मिल गया आपको, x2 ऑफ z की वैल्यू मिल गई आपको, ये ट्रांसफॉर्म इवेल्युएट कर लिया। अब अगर इसकी आपको ROC देखनी होती तो x2 ऑफ z दैट इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये bz आपका बाहर है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, या चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी अगर देखना चाहें, अगर आप इसको भी हटा दिया आपने, आप डायरेक्टली यहीं से देखना चाहें, आप इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप जहाँ से भी चाहें वहाँ से आप ROC देख सकते हैं कि हम ये जो टर्म हम ले रहे हैं समेशन, ये समेशन कब तक फाइनाइट रहेगा, उसकी क्या कंडीशंस है। तो अगर आप यहीं से चेक करना चाहते n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी b टू द पावर -n, और इस z टू द पावर -n को क्या लिख सकते हैं हम, r टू द पावर -n इंटू e टू द पावर -j⍵n, ऐसा लिख सकते हैं हम। जहाँ पर फिर से इसको क्या लिख सकते थे हम, समेशन n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, और इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं br, या ऐसे लिख लें आप, ठीक है, br टू द पावर -n e टू द पावर -j⍵n। इस टर्म से हमें कुछ मतलब नहीं है, ये टर्म तो हमेशा मैग्नीट्यूड इसका 1 रहना है। ये जो b इंटू आर हमने लिखा है, इसका पावर हम -n पुट करने वाले हैं, और n की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, मैक्सिमम लिमिट -इन्फिनिटी। तो ये -इन्फिनिटी और ये माइनस साइन, ओवरऑल ये br का पावर क्या पुट होने वाला है, +इन्फिनिटी पुट होने वाला है। तो मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये समेशन का रिजल्ट फाइनाइट हो, तो आप किसी चीज़ का पावर +इन्फिनिटी कब पुट कर सकते हैं, जब ये जो चीज़ है b इंटू आर, ये b इंटू आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। तो मतलब ट्रांसफॉर्म के कन्वर्ज होने के लिए b इंटू आर मस्ट बी लेस देन 1, देयरफॉर जो हमारे r की वैल्यू है, और r का क्या मतलब है, मॉड ऑफ z मस्ट बी लेस देन 1/b। तो ये हमारे पास x2 ऑफ z के ट्रांसफॉर्म से यहाँ से ये हमारे पास कंडीशन आ गई कि मॉड ऑफ z जो होना चाहिए वो 1/b से छोटा होना चाहिए। यहाँ से भी देख सकते थे आप, b इंटू z, ये टर्म हमारा क्या होना चाहिए था, 1 से छोटा, तभी हम इसके पावर में इन्फिनिटी पुट कर पाते। ठीक है, तो यहाँ से भी वही कंडीशन आती, z का मतलब मॉड, अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ z इज r। ठीक है, तो यही वैल्यू आती है यहाँ से भी। तो अब हमारे पास जो x ऑफ n टोटल सिग्नल था, जिसको आपने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया था, तो टोटल ट्रांसफॉर्म अगर हम देखें तो x ऑफ z इज x1 ऑफ z प्लस x2 ऑफ z। x1 ऑफ z सिग्नल क्या है हमारा, x1 ऑफ n सिग्नल था b टू द पावर n un, इसका ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं 1/1 माइनस, जैसे a टू द पावर n u1 होता तो az इनवर्स लिखते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, bz इनवर्स, प्लस जो हमारा x2 ऑफ z है उसकी वैल्यू हमने फाइंड की bz/1 माइनस
BZ। ये तो हमारा टोटल ट्रांसफॉर्म हो गया। इसकी ROC क्या थी? मॉड ऑफ Z मस्ट बी ग्रेटर देन B। और इसकी ROC अभी हमने क्या फाइंड की? मॉड ऑफ Z मस्ट बी लेस देन 1/B। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी हम ये ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएट कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और ये नहीं हुई तो हम ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएट कर लेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्म अगर इन दोनों के ट्रांसफॉर्म से मिलकर बन रहा है तो दोनों की ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिसके लिए मॉड ऑफ Z ग्रेटर देन B ये भी सेटिस्फाई हो और मॉड ऑफ Z लेस देन 1/B ये भी सेटिस्फाई हो? सिर्फ एक ही कंडीशन है, इट इज पॉसिबल ओनली इफ अगर क्या हो, B की वैल्यू क्या हो? अगर हम B पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो हम ऐसा लिख लेते हैं, अगर B पॉजिटिव है तो B की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि B इज इक्वल्स टू अगर 1/2 है तो 1/B की वैल्यू क्या होगी? 1/1/2 दैट इज 2। तो अब ऐसी कोई कंडीशन आ सकती है कि मॉड ऑफ Z ये 1/2 से बड़ी होगी वैल्यू और 2 से छोटी होगी, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। मॉड ऑफ Z इज ग्रेटर देन B बट लेस देन 1/B। तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ से अगर आप देखें तो ये अब जो हमारी ROC होगी, जो हम प्रॉपर्टी लेकर चले थे कि अगर कोई सिग्नल डबल साइडेड सिग्नल है, डबल साइडेड सीक्वेंस है, जैसे ये सीक्वेंस, इसमें एक राइट साइडेड सीक्वेंस है और एक लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है, तो इस टाइप के सिग्नल की जो ट्रांसफॉर्म की ROC आएगी वो कैसी होगी? एक रिंग के शेप की होगी, जैसे हमें यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप इसी में पुट कर दें तो ये वैल्यू, ये पॉइंट हमारा 1/B का पॉइंट है और ये पॉइंट कौन सा है? हमारा B का पॉइंट है। अगर हमने B ग्रेटर देन 0 मान लिया और लेस देन 1 तो यहाँ पर B मिलेगा और उसके बाद कहीं आपको 1/B मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि ROC कैसी होनी चाहिए? जो ROC हमारी मॉड ऑफ Z ऐसी होनी चाहिए अब जो B से बड़ी हो और 1/B से छोटी हो। इसलिए हमने ROC कैसी ड्रॉ की है? जो हमने प्रॉपर्टी में पहले लिख रखा था कि ROC कैसी होगी? एक रिंग के शेप की होगी। जो रिंग कहाँ पर होगा? दो पोल्स के बीच का रीजन होगा। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते तो यहाँ से आपको एक पोल मिलता B पर और यहाँ से आपको एक पोल मिलता 1/B पर। तो वही कंडीशंस है हमारी, दो पोल्स के बीच में हमारी ROC है। ROC एक रिंग के शेप की है। किस कंडीशन में? अगर हमारा सिग्नल डबल साइडेड सिग्नल है। तो अभी तक हमने ये 5 प्रॉपर्टीज देखी ROC की, जिसमें पहली प्रॉपर्टी रिंग के शेप की होगी, दूसरी प्रॉपर्टी कोई पोल नहीं होगा, तीसरी प्रॉपर्टी राइट साइडेड सिग्नल है तो आउटसाइड द आउटर मोस्ट पोल, लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो लेफ्ट टू द इनसाइड द इनर मोस्ट पोल, और उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी कि अगर हमारा सिग्नल डबल साइडेड सीक्वेंस अगर है तो उसके लिए ROC कैसी होगी? एक रिंग के शेप की होगी, which will be centered about the origin in the Z plane and the ring will be, ये जो हमारा existing, it will be existing between the two poles, और वो जो दो पोल्स होंगे वो डिपेंड करता है कि हमारा सिग्नल कैसा था। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज 3 और हैं वो हम अभी और देखते हैं। 5 प्रॉपर्टीज देख ली हमने। 6 प्रॉपर्टी हमारी ROC की बिल्कुल वैसे ही जैसी आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में पढ़ी है। प्रॉपर्टी पहले हम लिख लेते हैं कि x of n is a right sided sequence then and if ROC of its Z transform x of Z includes a circle mod of Z is equals to R naught, then all finite values of Z for which mod of Z is greater than R naught will also be in the ROC। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही स्टेटमेंट है जैसे आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में देखा था। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने ये कहा था कि अगर कोई राइट साइडेड सिग्नल है तो उसके लिए जो ROC होगी वो एक पर्टिकुलर लाइन के बाहर का राइट हैंड साइड का पूरा एरिया होगी। हमने ये लिखा था कि सपोज हमने कहा कि ये कोई पर्टिकुलर लाइन है सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट, तो इसके बाहर का पूरा रीजन, अगर हमें ये पता है कि ये रीजन ROC में आ रहा है
इसका मतलब अगर ये रीजन आरओसी में आ रहा है तो मतलब इसमें कोई भी पोल्स नहीं है। तो उसमें हमने ये लिखा था लैप्लास में कि अगर कोई लाइन सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट हमारी आरओसी में आ रही है तो इस सिग्मा नॉट से बड़ी वैल्यू लेकर हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर दें। सपोज हमने ये सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 ड्रॉ किया, जहाँ पर सिग्मा 1 क्या है, ग्रेटर देन है किससे, सिग्मा नॉट से। तो अगर ये लाइन आरओसी में है तो ये भी लाइन आरओसी में आएगी, ये भी लाइन आरओसी में आएगी, ये भी लाइन आरओसी में आएगी। सिग्मा नॉट से बड़ी किसी भी वैल्यू वाली लाइन को हम ड्रॉ करेंगे वो सारी लाइंस आरओसी में आएंगी, क्योंकि आरओसी इसके पहले शुरू हो चुकी है। एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट यहाँ भी है। अगर हमारा कोई सिग्नल राइट साइडेड सीक्वेंस है तो हमने राइट साइडेड सीक्वेंस के लिए ऑलरेडी लिख रखा है कि राइट साइडेड सीक्वेंस की आरओसी कैसी होती है। एक पर्टिकुलर, ये अगर हम इमेजिनरी ऑफ जेड और रियल ऑफ जेड अगर लेकर अगर हम अपनी आरओसी देखना चाहते हैं तो हम जानते हैं आरओसी राइट साइडेड सिग्नल के लिए एक पर्टिकुलर सर्कल के राइट हैंड साइड का पूरा रीजन, आउटसाइड का पूरा रीजन वो आरओसी में आएगा। अब यहाँ पर अगर कंडीशन गिवन है कि राइट साइडेड सिग्नल के ट्रांसफॉर्म की आरओसी अगर इंक्लूड कर रही है एक सर्कल मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू आर नॉट। सपोज हमने कहा कि ये कोई हमारा सर्कल है जिसका रेडियस आर नॉट है, ठीक है। मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू आर नॉट का मतलब एक सर्कल है हमारा जिसका रेडियस आर नॉट है और हमसे कहा गया है कि ये जो सर्कल है ये आरओसी में इंक्लूडेड है। आरओसी में इंक्लूडेड है इसका मतलब राइट साइडेड सीक्वेंस की आरओसी अगर एक पर्टिकुलर सर्कल के बाहर का पूरा एरिया होती है, अगर वो आरओसी इस सर्कल को इंक्लूड कर रही है मतलब आरओसी इसके पहले कहीं से शुरू हो चुकी है। मतलब हम मान लें कि आरओसी सपोज इस सर्कल के बाहर का पूरा रीजन है तभी वो इस सर्कल को इंक्लूड कर रही है। अगर ये सर्कल आरओसी में आ रहा है तो इसके बाहर का पूरा रीजन आरओसी में है। तो अगर हम इस रेडियस से बड़ा रेडियस लेकर, इस आर नॉट से बड़ा रेडियस लेकर कोई भी सर्कल ड्रॉ कर दें, सपोज हमने एक ये सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसके लिए रेडियस की वैल्यू अगर हम देखें तो ये जो हमारा रेडियस है ये रेडियस r इज ग्रेटर देन आर नॉट। आर नॉट से बड़ा रेडियस लेकर हम कोई भी सर्कल ड्रॉ करें, वो सारे सर्कल्स हमारे ये सर्कल ड्रॉ कर लें या ये सर्कल ड्रॉ कर लें, ये सभी सर्कल्स भी हमारे क्या होंगे, आरओसी में आएंगे। अगर हमारा कोई एक राइट साइडेड सिग्नल है जिसके ट्रांसफॉर्म की आरओसी इस सर्कल को इंक्लूड कर रही है, इसका मतलब उस राइट साइडेड सिग्नल की आरओसी इस सर्कल के पहले कहीं से शुरू हो चुकी है और कहाँ तक रहेगी, इन्फिनिटी तक रहेगी। तो अगर ये सर्कल ट्रांसफॉर्म की आरओसी में आ रहा है तो इससे ज़्यादा रेडियस लेकर हम कोई भी सर्कल ड्रॉ कर दें वो सभी सर्कल्स भी क्या होंगे, आरओसी में आएंगे। ये हमारी 6th प्रॉपर्टी। बिल्कुल यही प्रॉपर्टी हम लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस के लिए लिखेंगे। 7th प्रॉपर्टी, स्टेटमेंट बिल्कुल वैसा ही। इफ x of n is left sided sequence and if ROC of its left z transform x of z includes a circle for which mod of z is equals to r naught, then all finite values of z for which magnitude of z is less than r naught will also be in the ROC। बिल्कुल वैसा ही स्टेटमेंट जैसे आपने लैप्लास में देखा था। यहाँ क्या कह रहे हैं हम कि अगर हमारे पास कोई लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है, हम जानते हैं लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस के लिए ROC कैसी होती है, एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर का पूरा रीजन। सपोज ये इमेजिनरी ऑफ z है, सपोज हमारे पास कोई एक लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है, उसके लिए अगर हम कह रहे हैं कि ROC अगर हमारी ऐसी रीजन है कि इस सर्कल के अंदर का पूरा रीजन अगर हमने इसको ROC में डिफाइन कर रखा है, ये अगर हमारे उस लेफ्ट साइडेड सिग्नल के लिए ROC है, ठीक है। तो अगर ये ROC, ये जो रीजन है इस सर्कल के अंदर का पूरा रीजन, कह रहे हैं कि अगर ये ROC इस सर्कल को इंक्लूड कर रही है, सपोज ये सर्कल हमारा कौन सा है, जिस सर्कल का रेडियस कितना है, आर नॉट है, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू आर नॉट। अगर इस सर्कल को हमारी ROC इंक्लूड कर रही है तो आप देख रहे हैं कि इस सर्कल के रेडियस से छोटा रेडियस लेकर हम कोई भी सर्कल ड्रॉ कर लें, अगर हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया तो ये सर्कल भी हमारा ROC में आएगा। इससे भी छोटा रेडियस ले लें, ये सर्कल ड्रॉ कर लें, ये भी सर्कल हमारा ROC में आएगा।
तो अगर लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है उसकी ROC किसी सर्कल मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू R0 को इंक्लूड कर रही है, तो इस R0 रेडियस से छोटा रेडियस लेकर हम कोई सा भी सर्कल ड्रॉ कर दें, वो सभी सर्कल्स भी हमारी ROC में आएंगे। ये हमारी 7th प्रॉपर्टी, कोई चेंज नहीं, बिल्कुल ऐसे ही प्रॉपर्टी लैप्लास में थी, लेकिन वहां पर स्ट्रिप के शेप की थी। वहां क्या कहते थे हम, अगर लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है तो ROC एक पर्टिकुलर लाइन के बाहर लेफ्ट साइड का पूरा रीजन होगी। अगर ये लाइन हमारी ROC में आ रही है तो इससे छोटी सिग्मा वैल्यू लेकर हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर लें, वो सारी लाइंस भी ROC में आएंगी। ठीक है, तो कुछ नया नहीं देखा आपने इसमें भी। लास्ट प्रॉपर्टी, और ये भी एग्जैक्टली सेम जैसी आप वहां पढ़ते हैं 8th प्रॉपर्टी, कि इफ x of n is a finite duration sequence, then ROC of its z transform x of z will be entire z plane except possible deletion of z is equals to 0 infinity। मतलब अगर हमारा यहाँ वहां भी आपने ऐसा ही लिखा था लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, कि अगर हमारा कोई फाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करने वाला बाउंडेड अगर कोई सिग्नल है, तो उस सिग्नल के लिए जो ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे उसकी ट्रांसफॉर्म की ROC क्या होगी, एंटायर एस प्लेन होगी। लैप्लास में आप एस प्लेन कहते हैं। यहाँ पर x ऑफ n अगर डिस्क्रीट सिग्नल है, उसके लिए z ट्रांसफॉर्म हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इफ x ऑफ n इज अ फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस देन ROC ऑफ इट्स z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z विल बी एंटायर z प्लेन। उसके ट्रांसफॉर्म को हम z प्लेन में z की किसी भी वैल्यू के लिए एवेल्युएट कर सकते हैं। सिर्फ कौन सी वैल्यूज हट सकती हैं, z इज इक्वल्स टू 0 या z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी की वैल्यूज हट सकती हैं। इसको भी आप देख सकते हैं। सपोज जैसे अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया, लेट x ऑफ n इज इक्वल्स टू a टू द पावर n। अब हम यहाँ पर un नहीं लिख रहे। अगर un लिख दिया हमने तो मतलब वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करने वाला सीक्वेंस हो गया, 0 से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करेगा। अगर हमने यहाँ कंडीशन लिख ली कि x ऑफ n इज a टू द पावर n इफ 0 से लेकर अगर हमारे n की वैल्यू n तक है। सपोज हमने n कोई फाइनाइट लिमिट ले रखी है, या n-1 ले लें, n-1 तक है, ठीक है, और इट इज इक्वल्स टू 0 अदरवाइज। ठीक है, ऐसा कोई सीक्वेंस है अगर हमारा, इस सिग्नल के लिए अगर आप ट्रांसफॉर्म देखें तो कैलकुलेट कीजिए इसका ट्रांसफॉर्म। बाय डेफिनेशन यहाँ से आप x ऑफ z की वैल्यू क्या लिखेंगे, x ऑफ z इज समेशन, वैसे आप लिमिट्स लेते -∞ टू +∞, लेकिन सिग्नल कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रॉम 0 टू n-1, तो आप इतनी ही लिमिट्स लिखेंगे n-1। उस बीच में सिग्नल की वैल्यू है a टू द पावर n और साथ में आप लिखते हैं z टू द पावर -n। ओवरऑल वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू n-1 a z इनवर्स टू द पावर n। अब ये कौन सा समेशन है, 0 टू फाइनाइट लिमिट। हमने देखा था अगर हमारे पास कभी ऐसा समेशन हो, समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू n a टू द पावर n, तो इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस a टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस a। यहाँ जो भी वैल्यू है उससे हमें यहाँ पर एक ज़्यादा लेनी, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 अपॉन a का ही टर्म होगा। तो इस यहाँ से इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू समेशन, समेशन का रिजल्ट हम लिख रहे हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस a की जगह पर हमारा क्या फैक्टर है, a z इनवर्स। इसका पावर हमें कितना लिखना है, यहाँ से एक ज़्यादा, n-1 प्लस 1, मतलब ये वैल्यू क्या होगी n अपॉन 1 माइनस a, और a की वैल्यू कितनी है, फिर से a z इनवर्स। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे आपका x ऑफ z है, कि आप इस x ऑफ z को कहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आपको सिर्फ क्या देखना होगा कि इसके पोल्स कहाँ लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस फैक्टर को आप थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस a टू द पावर n अपॉन z टू द पावर n अपॉन 1 माइनस a अपॉन z, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, a टू द पावर n अपॉन z टू द पावर n, माइनस n पावर को हमने इस फॉर्म में लिख लिया,
दैट इज इक्वल्स टू, इसको आप z टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन z टू द पावर n, ये इस फैक्टर की वैल्यू हो गई, इनटू यहाँ से आप देखें अगर तो z माइनस a और एक ये z ऊपर आ जाएगा, ये z ऐसा लिख सकते हैं आप। या ओवरऑल हम कहें कि हम x ऑफ z को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, z से ये z का एक पावर कैंसिल होकर तो 1 अपॉन z टू द पावर n माइनस 1 इंटू z पावर n माइनस a पावर n अपॉन z माइनस a। ठीक है, अब अगर आप इस सिस्टम के पोल्स देखें, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म कहाँ इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पोल्स पर, तो इसके पोल्स आप यहां से देखकर ये तो दिख रहा है आपको z टू द पावर n माइनस 1, मतलब z इज इक्वल्स टू 0 पर पोल है कितने ऑर्डर का, n माइनस 1 ऑर्डर का पोल है, मतलब z इज इक्वल्स टू 0 पर तो पोल एग्जिस्ट कर ही रहा है। लेकिन z इज इक्वल्स टू a पर यहां से देखकर आपको ये नहीं देखना कि z इज इक्वल्स टू a पर पोल एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि क्या होगा, जब ये फैक्टर आप इसको फैक्टराइज अगर करेंगे तो यहां से भी z माइनस a का एक फैक्टर आएगा, जिससे ये z माइनस a कैंसल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये जो सिस्टम है, अगर आप इसके पोल्स देखें तो इसके जो पोल्स हैं, पोल्स ऑफ x ऑफ z, ये कहाँ लाई कर रहे हैं, एट z इज इक्वल्स टू 0, एज z इज इक्वल्स टू 0 पर पोल लाई कर रहे हैं। किस ऑर्डर के पोल हैं, ऑफ ऑर्डर n माइनस 1, मतलब n माइनस 1 पोल्स हैं कहाँ पर, एट z इज इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, जहाँ हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अगर आप जीरोस की बात करें, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा इसको केयरफुली देखें तो जीरोस ऑफ x ऑफ z कहाँ लाई करेंगे, जीरोस ऑफ x ऑफ z वहाँ लाई करेंगे जहाँ पर ये फैक्टर 0 हो जाए। ठीक है, जहाँ पर ये फैक्टर 0 हो जाए, मतलब z का पावर n जहाँ पर किसके बराबर हो जाए, a के पावर n के बराबर हो जाए। लेकिन वहाँ पर ये कंडीशन एक तो कब सेटिस्फाई हो जाएगी, जब z की वैल्यू हम a के बराबर ले लें, लेकिन वो फैक्टर तो हमारा कैंसल्ड हो गया, ये z माइनस ए हमने यहाँ लिखा है, उससे z माइनस ए वाला टर्म तो कैंसल्ड हो गया, मतलब बट यहाँ पर क्या होना चाहिए, z मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू a, z a के बराबर नहीं है, मतलब 0 हमारा z इज इक्वल्स टू a पर कोई 0 लाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस इक्वेशन के और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अगर आप यहाँ पर देखें z टू द पावर n मस्ट बी इक्वल्स टू a टू द पावर n, तो अगर आप इसको ऐसे लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं आप, z इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर j 2 पाई अपॉन k इंटू n, ऐसा लिख सकते हैं क्या आप। देखिए, अगर यहाँ से आपने इसका पावर n पुट किया, अगर आप यहाँ पर दोनों तरफ अगर पावर n पुट करते तो यहाँ से z का पावर n क्या आ जाता, a का पावर n इंटू ई टू द पावर j 2 पाई, सॉरी इट इज यहाँ k और यहाँ आपको n लेना। ठीक है, तो 2 पाई k अपॉन n और इसका पावर n, देखिए अब क्या होगा, ये n और ये n कैंसल हो जाएंगे, मतलब a टू द पावर n और e टू द पावर 2 पाई k, j 2 पाई k इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है सॉल्यूशन, z टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर n। तो इसका मतलब जो हमारे जीरोज हैं वो जीरोज कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं, एट z इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर j 2 पाई k अपॉन n पर लाई कर रहे हैं, जहाँ पर जो k की वैल्यू है वो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी होगी, k की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखें तो एक z इज इक्वल्स टू a का पावर तो कम हो गया, मतलब k की वैल्यू 1 2 3 अप टू ये कहाँ तक वैल्यू होगी, वेरी n माइनस 1 तक वेरी होगी। तो अगर आप इस x ऑफ z के पोल्स और जीरोस की बात करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जो पोल्स और जीरोस हैं वो पोल लाई कर रहे हैं कितने, एट z इज इक्वल्स टू 0, कितने पोल्स हैं, कितने पोल्स हैं, n माइनस 1 ऑर्डर के पोल हैं, मतलब n माइनस 1 पोल्स हैं। और जो जीरोस हैं वो सारे जीरोस कहाँ लाई कर रहे हैं, इस सर्कल पर लाई कर रहे हैं, जहाँ पर आप ये k की वैल्यूज पुट करेंगे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो आपको ये क्या मिलेंगे, जीरोस मिलेंगे। तो हमने क्या देखा, जो हमारा ट्रांसफॉर्म है उसके पोल्स सिर्फ और सिर्फ 0 पर लाई कर रहे हैं, इसलिए हम इस ट्रांसफॉर्म को, जिसकी वैल्यू हमारे पास इतनी थी, हम ये ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएट कर सकते हैं किसके लिए, इस ट्रांसफॉर्म के लिए। अगर हम ROC देखें तो ROC क्या लिखेंगे, अब हम एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट
z इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि z इज इक्वल्स टू 0 पर ही पोल है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको कि यहाँ पर z इज इक्वल्स टू a पर कोई पोल नहीं है, क्योंकि z माइनस a का फैक्टर कैंसल हो जाएगा। पोल आपका सिर्फ कहाँ मिलेगा, z इज इक्वल्स टू 0 पर पोल मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी 8th प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई फाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करने वाला सिग्नल है तो उस सिग्नल के लिए जो ROC होगी वो एंटायर z प्लेन होगी। अगर ये आपको एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स लगा तो आप बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे आपके पास x ऑफ n है, लेट इट इज डेल ऑफ n माइनस 1। डेल ऑफ n माइनस 1 क्या है, सिर्फ एक सीक्वेंस है, मतलब ये सिग्नल कैसा है, फाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करने वाला सीक्वेंस है। तो आपने देखा था इसके लिए z ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होती है, z इनवर्स या 1/z। तो इसके लिए भी आप देखें ROC क्या है, एंटायर z प्लेन, बस कौन सी वैल्यू पुट नहीं कर सकते एक्सेप्ट z इज इक्वल्स टू 0। तो यही चीज़ है, ROC हमारी जो होगी फाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करने वाले सिग्नल्स, उनके लिए ट्रांसफॉर्म हम z प्लेन में हर जगह इवेल्युएट कर सकते हैं। कौन से पॉइंट्स हट सकते हैं, z इज इक्वल्स टू 0 एंड z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी के पॉइंट हट सकते हैं। तो ये आपने देखा जो भी प्रॉपर्टीज़ 8 प्रॉपर्टीज़ आपने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की जैसी लैप्लास में देखी थी, बिल्कुल वैसी की वैसी प्रॉपर्टीज़ कहाँ हैं, z ट्रांसफॉर्म में है। बस डिफरेंस क्या आया है, वहाँ लाइंस की आप बात करते हैं क्योंकि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में हैं, यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप हैं तो सर्कल की बात करते हैं। सारी चीज़ें सर्कल पे इवैल्यूएट हो रही हैं। तो दोनों में आप जब कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो चीज़ों को आप भूलेंगे भी नहीं और फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो अब उसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ z ट्रांसफॉर्म देखेंगे और फिर हम कुछ और सिग्नल्स के लिए z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।